चले जाएंगे तो इसकी डेंसिटी आपको 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा नजर आएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे ज्यादा स्टेबल होता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन ये आपका ज्यादा कोवलेंट शो करेगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, दैट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाना। अब मुझे बता x बराबर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। ये फोटोन बेसिकली कलर्ड होंगे। साइड अपना चार्ज मेटल को देगा इन देयर मेटल लैटिस। तो ये 4 रीजन है। तो ईंट के बीच में जो खाली जगह होता है वहां पे आपको सीमेंट भर देना है, तो सीमेंट भरने के बाद वो मजबूत बन जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पर डी ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया था। आज उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर मूव करेंगे और डी ब्लॉक की और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी चर्चा आज के इस लेक्चर पे करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे डी ब्लॉक की डेंसिटी का ट्रेंड। देखो, डेंसिटी क्या होता है ये तो सारे बच्चों को मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप चाहें तो रेडियस का क्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि डेंसिटी बराबर मास बाई आरक्यू लिखा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डेंसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं, डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मास भी बढ़ाना पड़ सकता है, मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा आपका, और रेडियस आप क्या करो तो कम करते चले जाओ। मतलब डेंसिटी बढ़ाने के लिए आप मेटल का मास को बढ़ाओ और मेटालिक रेडियाई को कम करो। अगर ये सिचुएशन आप फॉलो करते हैं तो मेटल की डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा आपका। अब ट्रेंड को समझने के लिए हम लोग यहां पे 3D सीरीज की एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप इधर से इधर मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई आपका डिक्रीज करता है, वजन आपका बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो भाई एटॉमिक मास भी तो बढ़ेगा ना। तो डेंसिटी क्या होगा, स्कैंडियम से ज्यादा टिटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। बस जिंक को क्या करना ना, क्रोमियम और वेनेडियम के बीच में लगा देना। मतलब ट्रेंड को कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। मतलब स्कैंडियम से ज्यादा हो जाएगा टिटेनियम का, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद आयरन, इसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकेल और उसके बाद कॉपर। मतलब 3D सीरीज में कॉपर का डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और ये डेंसिटी जो है ना लगभग 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जिंक की बात करते हैं तो जिंक की डेंसिटी लगभग 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और वहीं पे क्रोमियम जो होगा ना वो 7.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगा, और ये लगभग आपको देखने को मिलेगा 6.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, उसके माध्यम से लिखा जा रहा है। ये जो आपके पास ट्रेंड है ना डेंसिटी का, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मास और मेटालिक रेडियाई के ऊपर। इसलिए हमने एक पॉइंट लिख रखा है यहां पर, द डिक्रीजेस इन मेटालिक रेडियाई कपल्ड विथ इंक्रीजिंग इन मास रिजल्ट्स इन द जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी। मतलब डेंसिटी आप इंप्रूव करना चाहते हो तो मेटालिक रेडियाई को कम करो और उसके मास को क्या करो, बढ़ाओ, तो डेंसिटी उस आधार पे जनरल इंक्रीज करेगा। अब एक बात को समझना जरा, स्कैंडियम और टिटेनियम इसकी जो डेंसिटी होती है ना ये 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से आपको कम नजर आएगा, जबकि वेनेडियम से लेकर के कॉपर तक चले जाएंगे
तो इसकी डेंसिटी आपको 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा नजर आएगा। आप देख भी सकते हैं वेनेडियम का कितना है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और कॉपर का कितना 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वेनेडियम से कॉपर तक डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होगा और वेनेडियम से कम यानी स्कैंडियम और टिटेनियम का जो है ये डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके पास है, तो जवाब आएगा कॉपर के पास। सबसे कम किसके पास है, तो जवाब आएगा स्कैंडियम के पास। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिशन सीरीज पर, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या फिर 3D सीरीज से 4D सीरीज और 4D सीरीज से 5D सीरीज, या फिर टॉप टू बॉटम की बात कर लो। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे, तो टॉप टू बॉटम आओगे ना, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब लेफ्ट टू राइट में भी बढ़ सकता है और टॉप टू बॉटम में भी डेंसिटी बढ़ सकता है। तो अगला पॉइंट हमने लिख रखा है कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आपका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि 3D सीरीज से ज्यादा डेंसिटी 4D सीरीज का मिलेगा और 4D सीरीज से ज्यादा आपको 5D सीरीज का डेंसिटी मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर डेंसिटी पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में किसी का है तो एक है ऑस्मियम का और दूसरा है आपके पास इरिडियम का। ऑस्मियम की डेंसिटी लगभग 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि इरिडियम का 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब अगर इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑस्मियम। तो ये हमारे पास ट्रेंड है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी की। इसको पहले जरा आप कॉपी करो और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि एक एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, एक से ज्यादा पॉसिबल है। अब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं पहले यहां पे, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस between NS and N-1D subcell. Hence, electron can be removed from both of the NS and N-1D subcell। तो यहां पे एनर्जी डिफरेंस कम होता है किसके किसके बीच में। जैसे अगर मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, मान लो इसको NS में कह रहा हूं और ये हो गया N-1D सबसेल। तो इनके बीच में जो है ना एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। अब एनर्जी डिफरेंस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन NS से भी बाहर निकल सकता है और N-1D सबसेल से भी बाहर निकल सकता है। ठीक ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि स्कैंडियम है, उसके बाद मैं टिटेनियम लेता हूं, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। ये कुछ हमने एलिमेंट कंसीडर किए हुए हैं जो 3D सीरीज का है।
अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां पे 4s दिखाऊंगा और यहां पे 3d दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन और 3d पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे 2 और 3d पे 2, यहां पर 2 और 3d पे 3, यहां पर 1 और 3d पे कितना 5। कॉन्फ़िगरेशन करने सबको पता है। यहां पर क्या होगा 2 5, यहां पर क्या होगा 2 6, यहां पर क्या होगा 2 7, यहां पर क्या होगा 2 8, यहां पर होगा 1 10 और यहां पर होगा आपका 2 10। ठीक, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊं तो यहां पे S और D दोनों से इलेक्ट्रॉन अगर निकालता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। टिटेनियम में बात करें, अगर सिर्फ S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला तो +2 हो गया, और S और D दोनों मिलाकर के निकला तो +4 भी हो गया। मतलब +2 +3 और +4 शो कर सकता है, +2 +3 और +4 शो कर सकता है, +4 तक शो कर सकता है। मतलब मिनिमम हो गया +2, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब, और मैक्सिमम हो गया +4, S और D दोनों को मिला के निकलेगा तब। अगर आप वेनेडियम की बात करते हैं तो मिनिमम तो यहां पे कितना हो गया +2, अगर S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला तब, और S और D दोनों मिला के निकालेंगे तो 5 तक चला जाएगा। मतलब +3 भी शो करेगा, +4 भी शो करेगा और +5 भी शो करेगा। मतलब मिनिमम हो गया +2 और मैक्सिमम हो गया आपका +5। अगर आप क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का +1 मिनिमम और मैक्सिमम कितना 5 और 1 6, यानी कि +2 भी जाएगा, +3 भी जाएगा, +4 भी जाएगा, +5 भी जाएगा और +6 भी जाएगा। क्लियर। इसके बाद मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज का मिनिमम कितना होगा +2, अगर S से इलेक्ट्रॉन निकालता है तब, और S और D दोनों को मिला के निकाले तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी +3 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है, +6 भी आ सकता है और +7 भी आ सकता है। ठीक है, तो आयरन में मिनिमम तो हो गया आपके पास +2, और ध्यान देना D से काउंट पूरा मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर नहीं निकलेगा। ये क्यों ऐसा देखो, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये स्टेबल हो चुका है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब ये 4 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 4 यहां से और 2 यहां से, 6 हो गया। मतलब इसमें +6 तक जा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 के बाद हो गया यहां पे +3, +4, +5 और ये हो गया +6। यहां पर कितना शो कर सकता है, तो +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। यहां पे कितना होगा, तो +2 होगा, +3 होगा और +4 होगा। यहां पर कितना होगा, तो +1 होगा, +2 होगा, और यहां पर कितना होगा, तो +2 होगा। ठीक, ये सारे एलिमेंट का जो 3D सीरीज पर हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने दिखाया है। ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांजिशन मेटल की जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट मींस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं। अगर आप कायदे से देखोगे यहां पे, तो स्कैंडियम को नोटिस करो और जिंक को नोटिस करो। स्कैंडियम +3 शो कर रहा है और जिंक +2 शो कर रहा है। +3 के अलावा स्कैंडियम के पास और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। सिमिलरली जिंक के पास +2 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्कैंडियम और जिंक ऐसे दो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो एक क्वेश्चन लिखा गया है यहां पे कि एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स विच नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक तो हो गया सर स्कैंडियम और एक हो गया आपके पास जिंक। तो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं 3D सीरीज का या ट्रांजिशन मेटल का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं, तो यहां पे एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहा है। सारे ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। कौन से एलिमेंट का कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैं उसके बारे में बताऊं, तो टिटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप वेनेडियम की बात करते हैं तो इसकी +5 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है।
क्रोमियम में आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बाकी हैं लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर आप मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। आयरन में बात करें तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। कोबाल्ट की बात करें तो इसका +2 और +3 दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर आप निकेल की बात करते हैं तो निकेल में आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे ज्यादा स्टेबल होता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं एलिमेंट का जो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले जरा आप इसको कॉपी करो और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे अगर मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ और पॉइंट भी है। जैसे कंपाउंड में किसी एलिमेंट का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस कंपाउंड को अस कंपाउंड बोलते हैं, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको इक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमारे पास आयरन, ये +2 में भी होता है और आयरन आपका +3 में भी होता है। ये लोअर है और ये क्या है आपके पास हायर। तो लोअर वाले को हमेशा अस बोलते हैं, यानी इसको आप फेरस बोलोगे। क्या बोलोगे? फेरस। और हायर वाले को हमेशा इक बोलते हैं, तो इसको हम लोग फेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरिक। उसी तरीके से एक होता है कॉपर प्लस और एक होता है कॉपर +2। ये लोअर है और ये क्या है आपके पास हायर। तो लोअर वाले के लिए हम बोलते हैं अस और हायर वाले को बोलते हैं हम लोग इक। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्यूप्रस, क्यूप्रस, और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। इसलिए हमने एक पॉइंट लिख रखा है कि द कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड अस कंपाउंड एंड दोज ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड एज इक कंपाउंड। तो हायर वाले को इक बोलेंगे और लोअर वाले को अस बोलेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें आपने एक चीज को देखा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का शो कर रहा है? मैंगनीज का। कितना शो कर रहा है? +7, है ना। अब किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सिर्फ 2 ही एलिमेंट स्टेबलाइज कर सकते हैं, एक होगा फ्लोरीन और एक होगा ऑक्सीजन। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो 2 ही एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बना सकता है, या तो वो फ्लोरीन से बना सकता है या तो वो ऑक्सीजन से बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है, या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप कहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल से ज्यादा निकालेगा। जैसे आप बात करो मैंगनीज, तो मैंगनीज +7 पे जा सकता है। तो +7 तक जा सकता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो बगल में कुछ ऐसा एलिमेंट तो होना चाहिए ना जो 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता रखता हो, है ना। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक तो क्षमता होती है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है। आपको पता है ऑक्सीजन जो है ना, दिस इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंटायर द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेकंड नंबर पर होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। और एक और क्षमता ऑक्सीजन के पास काफी अच्छा है, हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो आपने
मैग्नीज में एक कंपाउंड देखा होगा Mn2O7, Mn2O7। तो मैग्नीज यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, आप काउंट करके देखें तो 2x + 7 - 2 = 0, दैट इज 2x = हो गया 14, तो x बराबर कितना हो गया +7, यानी मैग्नीज कितना रखा है +7। तो इस कंपाउंड में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो आप देख सकते हैं कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस कर पा रहा है। ठीक, आप MnF7 ये मत बनाना, ये आपको दिखाई बहुत कम देगा। ऐसा इसलिए ड्यू टू मोर क्राउड ऑफ फ्लोरीन विच लीड्स टू रिपल्शन, ठीक है। तो मैग्नीज के साथ 7 फ्लोरीन कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 7 फ्लोरीन कहने का मतलब है कि फ्लोरीन की संख्या ज्यादा हुई, क्राउड ज्यादा हो गया, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गया, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, है ना, और अपनी स्टेबिलिटी को लॉस कर देगा। तो मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ बैलेंस होता है, ठीक है ना। बाकी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन बैलेंस कर सकता है, लेकिन मैग्नीज वाले को +7 के लिए आपका ऑक्सीजन ही बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट जो मैं लिखा हूं, इसको जरा पढ़ करके देखो क्या लिखा जा रहा है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड ओनली इन कंपाउंड विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को या तो फ्लोरीन बैलेंस करेगा या तो ऑक्सीजन बैलेंस करेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव क्षमता सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्षमता भी ज्यादा है, और साथ में इसके पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी क्षमता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास कह रहा है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, उतना वो कोवलेंट नेचर का बनेगा। मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली आपका आयोनिक कैरेक्टर की तरह काम करेगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मोस्टली आपके कोवलेंट कैरेक्टर के जैसा काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैग्नीज जो है आपका +2 स्टेट पर है, यहां पर मैग्नीज आपका +4 स्टेट पर है, और यहां पे मैग्नीज आपका +7 स्टेट पर है, ठीक। तो जैसे जैसे आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाओगे, वैसे वैसे वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इन तीनों में ये आपका ज्यादा कोवलेंट शो करेगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। इसलिए हमने एक पॉइंट यहां पे लिख रखा है कि द कंपाउंड विथ एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मोस्टली आपके कोवलेंट नेचर शो करेंगे, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयोनिक शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का और भी कुछ पॉइंट है, इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और पॉइंट है हमारे पास, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो उस ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर भी ज्यादा होती है। मतलब आप सिंपल सा एक बात कह सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड। मतलब वैसा एसिड जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे यहां पे MnO +2 स्टेट पर है मैग्नीज, यहां पे आपके पास +4 स्टेट पर है, और यहां पे मैग्नीज आपके पास +7 स्टेज पर है। यहां पे Mn2O7 लेके चलना, ठीक ना। अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। मतलब इनमें से ये ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये है। सिमिलरली हमारे पास कुछ और एग्जांपल दिया गया है, जैसे Cr2O3। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो 2x - 6 = 0, देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा, तो +3 आ जाएगा। क्रोमियम यहां पे +3 स्टेज पर है। यहां पे अगर बात करें तो यहां पे क्रोमियम आपका +6 स्टेज पर है। तो इन दोनों में अगर आप बात करोगे तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है या ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है,
तो ऐसे ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इनमें से ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। इसलिए हमने एक पॉइंट लिख रखा है कि इन ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस। सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़े तब क्या होगा, इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो भी इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद एक नोट पॉइंट है, अगर आप पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करते हैं तो पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑस्मियम के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है +8। लेकिन एक बात और है, OS और RU इन दोनों की ऑक्सीडेशन पावर +8 तक हो सकती है, लेकिन ऑस्मियम के साथ ये स्टेबल होता है जबकि RU के साथ ये लेस स्टेबल होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी का है तो वो है ऑस्मियम का। RU का भी हो सकता है ना, लेकिन इसके साथ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल माने जाते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, Cr+2 is a strong reducing agent while Mn+3 is a strong oxidizing agent। क्रोमियम+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और Mn+3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि दोनों में कॉन्फ़िगरेशन D4 ही आती है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जेईई नीट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं Cr+2 की। Cr+2 की तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दिस इज आर्गन, आर्गन 4s0 4s0 और 3d4 3d4। ठीक है, यानी यहां पे कितना कॉन्फ़िगरेशन है, तो d4 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप मैंगनीज +3 की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलता है, आर्गन 3d4 और 4s0। मतलब यहां भी आपके पास d4 का कंडीशन है और यहां पर भी आपके पास d4 की कंडीशन है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऐसा हो रहा है, आइए बात करते हैं। देखो d ऑर्बिटल्स की आप बात करो ना, d ऑर्बिटल तो टोटल 5 होते हैं, जैसे dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। ठीक है, जब आप क्रोमियम+2 की बात करते हो ना तो ये d ऑर्बिटल्स आपका 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। कुछ चले जाते हैं हाई एनर्जी पर और कुछ चले जाते हैं लो एनर्जी पर। डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा। लोअर वाले में मैं यहां पे लिख रहा हूं dxy, ये हो गया dyz और ये हो गया dxz, और हायर में दे रहा हूं dx² - y² और ये हो गया आपके पास dz²। अगर मैं यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करूं तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये वाला एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, हाई एनर्जी गैप, हाई एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप यहां पे ज्यादा है जिस वजह से ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है यहां पे नहीं पहुंचता बल्कि पेयर करने लगता है। ठीक है ना, तो अभी यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, d4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहां पे एक बात को समझे, अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के बाद रिजल्ट कैसा मिल जाएगा, रिजल्ट कैसा मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा ऐसा। इन 4 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड है। और आपको पता है कि हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ चुका है, d3 आ चुका है। तो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए
ये D4 से कहां चला गया, D3 तक चला गया, और उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाना। ये कैसा बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो क्रोमियम के साथ केस ऐसा होता है कि पहले वो लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, अगर मैं यहीं पर मैग्नीज की बात करता हूं, तो मैग्नीज में भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, D4। D4 कहने का मतलब आप ऐसा ले सकते हैं 1 2 3 और 4। यहां पे जो है ना स्प्लिट नहीं होती है d ऑर्बिटल, नॉट स्प्लिट्स। यहां पे d ऑर्बिटल्स स्प्लिट नहीं होते जैसे यहां पर होता है ना। तो अब स्टेबल होने के लिए यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये खाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो D4 से ये कहां पहुंच जाएगा, D5 में पहुंच जाएगा। ये अभी कैसा था, D4 था, और ये कैसा था आपके पास, D5 था। तब जाके ये क्या बना, स्टेबल बना। ध्यान से सुन लेना अच्छे से। क्रोमियम +2 वाले में d ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं, Mn+3 वाले में d ऑर्बिटल्स स्प्लिट नहीं करते हैं। ठीक है ना। ये स्टेबल हुआ T2G हाफ फील्ड से, और यहां पे कोई T2G की बात नहीं होगी। इसको T2G नाम दे रहे हैं, ये वाला जो है ना ऑर्बिटल, ये T2G है, और ये वाला ऑर्बिटल EG है, इसको नाम देते हैं T2G। ठीक ना। तो यहां पे आप देखें कि स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तब ये हाफ फील्ड आया। देख लो, दिस इज हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, है ना। और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बड़ा सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ माइंड में रखना होगा और याद भी रखना होगा। क्रोमियम +2 के साथ क्या है कि d ऑर्बिटल्स आपका स्प्लिट करता है दो पार्ट में, T2G में और EG में। चारों इलेक्ट्रॉन भर दिए, है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा तो हाफ फिल्ड T2G बन जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा। लेकिन जब Mn+3 वाले बात करते हैं तो यहां पे d ऑर्बिटल स्प्लिट ही नहीं करते, इस टाइप का d ऑर्बिटल नहीं बनाता मैंगनीज, ठीक ना। लेकिन फिर भी स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ऐड करेगा। खाली है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो हाफ फील्ड बन जाएगा ये, है ना। तो D4 तो D5 में आ गया। ठीक है, तो यहां पे स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और यहां पे स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में जरूर रखना। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक कैरेक्टर। देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर हम लोग यहां पे दो कंसीडर करके चलेंगे। एक होगा हमारे पास डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और एक होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। देखो डायामैग्नेटिक क्या करता है, ये वीकली रिपल्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, वीकली रिपल्शन, वीकली रिपल्शन ये शो करता है। जबकि पैरामैग्नेटिक क्या करता है, वीकली अट्रैक्शन शो करता है, वीकली अट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली। तो वो कैसा बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तब वो कैसा बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलता है। दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट,
ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। बीएम कहने का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, जहां पे म्यू क्या है, दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। और एन क्या है यहां पर, एन है आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं, मान लेते हैं स्कैंडियम आपका +3 के फॉर्म में, +3 के फॉर्म में है, तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या मिलेगा, आर्गन 3d0 और 4s0, मतलब यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो म्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, म्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, n का वैल्यू यहां पर रखो, यानी कि 0 इंटू 0 प्लस 2 दैट इज 0, मतलब स्कैंडियम +3 का कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर मान लो कि एग्जांपल उठाते हैं टिटेनियम +2 का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो आपको मिलेगा आर्गन, उसके बाद होगा 3d2 और फिर होगा आपके पास 4s0। तो आप देखो तो d में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड है, यानी n का वैल्यू कितना मिल गया यहां पर, तो 2 मिल गया। अब सिंपल n का वैल्यू यहां पर रखो तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। तो म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2, सॉल्व अगर करें तो अंडर रूट 2 इंटू क्या होगा 4, दैट इज अंडर रूट 8 बोर्न मैग्नेटॉन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए फील्ड X प्लस आयन इज अंडर रूट 35, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया गया है वो दिया गया अंडर रूट 35 बोर्न मैग्नेट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, आपको यह पता करना है कि Fe प्लस x में x का वैल्यू कितना है, ये आपको पता करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब देखो जरा। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज n इंटू n प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 35। ठीक है, अब n का वैल्यू पता करो, n इंटू n प्लस 2। अच्छा, 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। तो देखो तो n की जगह पे क्या मिल गया, 5, अरे है ना, और n प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया, 5। दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कह रहा है कि आयरन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का नॉर्मल एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन 3d6 और 4s2। अब यहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बनाना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। पहले ये 2 साफ कर दो और यहां से 1 साफ कर दो, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो यहां से। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हटाएंगे तो आयरन में आर्गन 3d5 और 4s0, देखो 5 अनपेयर्ड बचा, 5 अनपेयर्ड। दैट मीन्स आयरन के ऊपर कितना चार्ज मिला, +3। तो अब मुझे बता x बराबर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। x बराबर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन बनेगा। इसको पहले आप कॉपी करो, उसके बाद देखते हैं और आगे क्या चीज दिया गया है। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर। आपको यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर पता करना है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है टिटेनियम +3। तो टिटेनियम +3 कहने का मतलब 3d1 एंड 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। टिटेनियम +2 कहने का मतलब 3d2 एंड 4s0, और वेनेडियम +2 कहने का मतलब 3d3 एंड 4s0।
अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना है बाबू 1, यहां पर कितना है 2 और यहां पे कितना है 3। और आपको एक बात पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो म्यू भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, म्यू भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा ज्यादा। तो इन सब में मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा कहां पर है, जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि इस तरीके से ऑर्डर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्रोमियम प्लस 2 क्या होगा यहां पे 3d4 एंड 4s0। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4 है। Mn प्लस 2 है दैट इज 3d5 और 4s0। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5 है। कोबाल्ट प्लस 2 है, कितना होगा 3d7 एंड 4s0। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है 7d इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेड कैसे निकालते थे 10 - 7 इज इक्वल टू 3। अब बताओ ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कहां पर है Mn के पास और कम कहां पर है तो कोबाल्ट के पास। ठीक है, तो इसका एक्चुअल ट्रेंड कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Mn प्लस 2 और उसके बाद हो जाएगा Cr प्लस 2 और उसके बाद हो जाएगा कोबाल्ट प्लस 2। कर सकते हैं, आगे बढ़िए। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इन, अगेन वही सेम चीज को करना है। वेनेडियम प्लस 3 क्या होगा 3d2 और 4s0। Mn प्लस 3 3d4 एंड 4s0। Fe प्लस 3 3d5 एंड 4s0। कॉपर प्लस 2 3d9 एंड 4s0। कहां पे मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा अनपेयर्ड, देखो यहां पे 2 अनपेयर्ड है, यहां पे 4 अनपेयर्ड है, यहां पे कितना है 5 और यहां पे कितना है 10 - 9 इक्वल टू 1। बताओ ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर है Fe प्लस 3 पर, तो अनपेयर्ड ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे देखते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। देखें जरा, कॉपर प्लस कहने का मतलब 3d10 और 4s0, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डायमैग्नेटिक की तरह काम करेगा। आगे बढ़िए। जिंक प्लस 2 कहने का मतलब 3d10 एंड 4s0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी डायमैग्नेटिक है। टिटेनियम प्लस 3 क्या होगा 3d1 एंड 4s0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है दैट मींस पैरामैग्नेटिक है। कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 कहने का मतलब 3d9 एंड 4s0 दैट इज 10 - 9 यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपके पास पैरामैग्नेटिक है। तो आपके पास यहां पे C और D 2 पैरामैग्नेटिक है, बाकी 2 क्या है आपके पास डायमैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक, इन चारों में से कौन पैरामैग्नेटिक है। अगेन आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। निकेल प्लस 2 कहने का मतलब 3d8 और 4s0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 - 8 इक्वल टू 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर प्लस दैट इज 3d10 एंड 4s0, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मींस डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। आगे बढ़े। जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2 कहने का मतलब 3d10 और 4s0, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगेन ये डायमैग्नेटिक होगा। स्कैंडियम प्लस 3, स्कैंडियम प्लस 3 दैट इज 3d0 और 4s0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी आपके पास पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा दिख रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, इसको कॉपी करो फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट या उसके जो कंपाउंड होते हैं ना मोस्टली आपके कलर्ड होते हैं। अब कलर होने के 2 रीजन होते हैं, पहला डीडी ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। दोनों को डिटेल में समझेंगे। पहले हम लिखते हैं यहां पे
ट्रांजिशन मेटल and their compound are colored due to following two reasons. दो रीजन हो सकते हैं कलर होने का। सबसे पहला रीजन डीडी ट्रांजिशन, दूसरा रीजन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये दो रीजन है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डीडी ट्रांजिशन क्या है। डीडी ट्रांजिशन को हम लोग ऐसे कह रहे हैं, जैसे मान लो ये डी ऑर्बिटल से 5 डी ऑर्बिटल है, एक है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, एक है डी एक्स जेड, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक है आपके पास डी जेड स्क्वायर। अभी इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। जब एनर्जी सेम होती है तो इसको हम लोग डी जेनरेटेड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे कोई लिगेंड अप्रोच करता है, कोई लिगेंड इसके नजदीक आता है, लिगेंड या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कह सकते हो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। लिगेंड को डिटेल में समझेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट करता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा ये, ठीक है। नीचे वाले को T2G कह रहे हैं और ऊपर वाले को EG बोल रहे हैं, ठीक है। इन सब का नामकरण कर दो। ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है dz स्क्वायर। ये है आपके पास dxy, ये है dyz और ये है आपके पास dxz, ठीक है। ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है और ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। ऊपर में मैं 3 कर देता हूं और नीचे में मैं 2 कर देता हूं, दैट इज dxy, dyz एंड dxz। यहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है आपके पास dz स्क्वायर। मतलब स्प्लिट ऐसा भी हो सकता है और स्प्लिट ऐसा भी हो सकता है। कब? जब कोई लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है। ऐसा दिखता है कब? जब ऑक्टाहेड्रल का केस होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। और ऐसा केस कब दिखेगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाबू जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस माइंड में इतना रखना है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऊपर है और टेट्राहेड्रल केस में ये नीचे है। ऑक्टाहेड्रल में dxy, dyz, dxz नीचे है और टेट्राहेड्रल में कहां पर है? ऊपर में। ये कब हो रहा है? जब कोई लिगेंड इस d ऑर्बिटल के आजू बाजू इंटरेक्ट कर रहा है, तो d ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी सेट पे मौजूद है, नीचे एनर्जी पर, और यहां से कुछ विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब करके जंप मार के हायर एनर्जी तक चला जाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये जंप मार के कहां चला गया? हायर एनर्जी पर। जब ये यहां से रिटर्न बैक होगा ना, जब यहां से ये रिटर्न बैक होगा तो यहां पे आपका फोटोन रिलीज करेगा और ये फोटोन बेसिकली कलर्ड होंगे। कैसे होंगे? कलर्ड। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं, अगर मान लो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सेट पे मौजूद है, कुछ एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया, जैसे एब्जॉर्ब किया तो ये ट्रांजिशन कर गया हायर एनर्जी पर। जब ये यहां से बैक करेगा ना, जब बैक करेगा तो यहां से कुछ कलर इमिट करेगा,
दिस इज कलर्ड। तो आप देखो एक चीज कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है। पहले भी डी ऑर्बिटल था, ट्रांजिशन करके भी कहां गया, डी ऑर्बिटल, और रिटर्न बैक भी कहां हुआ, डी ऑर्बिटल। तो घूम रहा है कहां पे, डी और डी में ही। इसीलिए इस टाइप के ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल की तरफ होगा। जब ट्रांजिशन हायर से लोअर होगा तब वहां पे कंप्लीमेंट्री कलर बनेंगे। कैसे कलर होंगे वो हम लोग बात करेंगे आगे। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दूं यहां से, इफ वन और मोर unpaired electron present on lower energy set and absorb visible light, then electron jumps to higher energy set, on return back to the ground state, a complementary color is formed. Complementary color is formed. ठीक, अब ट्रांजिशन जो हुआ वो डी से डी तक हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहां पर, द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस from lower d orbitals to higher d orbital, hence called dd transition. तो dd ट्रांजिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल की तरफ होगी। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे, डीडी ट्रांजिशन। अब एक बात देखना, जब ये रिटर्न बैक होगा तभी कलर बनेगा, और वो भी कलर कैसा होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री। कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होता है, तो आप ऐसे बना लो, एक सर्कल देख लेना ऐसे, और इस तरीके से कर देना। वीबग्योर तो आप जानते हो, बस करना कुछ नहीं, आई को खा जाना है। वीबग्योर, VIBGYOR, बस इस आई को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप वायलेट डालोगे ना तो आपको दिखाई क्या देगा, येलो दिखाई देगा। अगर आप रेड डालोगे, यहां पर रेड अगर लगाओगे तो ग्रीन नजर आएगा, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर आप ऑरेंज दोगे तो आपको ब्लू दिखाई देगा, और ब्लू और वायलेट दोगे तो ऑरेंज और येलो बाहर निकलेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऐसे ही चेक करना है। क्लियर है, तो एक तो हम लोग समझ लिए डीडी ट्रांजिशन, पहले इसको कॉपी करो, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को। ठीक ना, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो, कलर शो करने का एक और रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मैं क्या लिख रहा हूं पहले, सम कंपाउंड लाइक KMnO4, K2Cr2O7 एंड Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस does not have unpaired electron on central metal
सेंट्रल मेटल, बट दे आर कलर्ड, ड्यू टू, रीजन क्या है इसको समझते हैं। देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कलर शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना काफी जरूरी है। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तब तक डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, और जब तक डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तब तक कलर नहीं बनेगा आपका। तो कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसके मेटल में आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बावजूद इसके वो कलर होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं KMnO4 की, KMnO4 की, इसकी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यानी कि 3d0 का केस है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर अगर बात करते हैं K2Cr2O7 की, तो यहां क्रोमियम +6 स्टेज पर है, यहां पर भी d ऑर्बिटल क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है। फिर अगर मैं बात करूं Fe+3 Fe+2 Cn की होल 6 की, इसकी बात करूं तो यहां पे जो Fe+2 है ये 3d6 के केस में है, ठीक है। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको यहां लग रहा हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा है नहीं। कैसे? जैसे D6 का केस है, तो D6 को आप कैसे दिखाओगे? D6 को ऐसे दिखाओगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, अनपेयर्ड दिख रहा होगा। बट यहां पे जो साइनाइड है ना आपके पास Cn-, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके होने की वजह से एक बड़ा मजेदार चीज होगा। मजेदार चीज ये होगा कि जितने अनपेयर्ड है ना वो सब आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। ये किस वजह से? Cn- के होने की वजह से, जो यहां पर है। तो जब सब पेयर्ड हो जाएंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब सब पेयर्ड हो जाएंगे तो ऐसा ये तो पेयर था ही पहले से, ये इससे पेयर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये इससे पेयर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, वेट करो अगले लेक्चर की, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड है जहां पे मेटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बावजूद इसके ये कलर होंगे। ये पिंक कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, और ये आपके पास प्रुशियन ब्लू कलर का होता है, प्रुशियन ब्लू कलर का होता है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों ऐसा? कलर क्यों हुआ? देखो थोड़े समय के लिए ये ऑक्साइड जो है ना अपना चार्ज मेटल को देता है, थोड़े समय के लिए। उसी तरीके से यहां पे ऑक्सीजन अपना चार्ज थोड़े समय के लिए क्रोमियम को देता है, यहां पे साइनाइड अपना चार्ज थोड़े समय के लिए आयरन +2 को देता है, ठीक है। अब ऑक्साइड अपना चार्ज मेटल को दिया थोड़े समय के लिए, तो चार्ज की ट्रांजिशन हो गई, और चार्ज की ट्रांजिशन हो गई दैट मींस वो कलर बन जाएगा। ये ऑक्साइड से मेटल में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं बाबू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। LMCT क्या होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। लिगेंड को नेगेटिवली चार्ज के तरह ही सोच के चलना, ठीक ना। यहां भी ऑक्साइड नेगेटिव चार्ज है, क्रोमियम मेटल है, तो ऑक्साइड अपना चार्ज मेटल को देगा थोड़े समय के लिए, तो चार्ज जैसी ट्रांजिशन हो गई कलर बन जाएगा। प्रोसेस क्या बनेगा? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। उसी तरीके से साइनाइड वाले केस में भी क्या होगा? LMCT होगा। तो यहां पे LMCT की केस होती है जिस वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं भी है तब भी वो कलर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़े समय के लिए चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन मेटल तक हो रही है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्यू टू, कारण मैं लिख रहा हूं आगे, मोमेंटरली चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू
लिगेंड बोले तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, लिगेंड टू मेटल। दिस ट्रांजिशन या फिर डिसचार्ज ट्रांसफर, दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कॉल्ड एज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो यहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये तीनों कंपाउंड कलर शो करेंगे। चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? लिगेंड टू मेटल, यहां भी लिगेंड टू मेटल, यहां तो लिगेंड टू मेटल। ठीक है, इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो उसको हम लोग कर लेंगे। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलर्ड। कलर चेक करना है, तो पहला होगा डीडी ट्रांजिशन और दूसरा होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डीडी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल पे होना मस्ट है। ठीक है, तो आप चेक करो इनमें कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टिटेनियम +3 कॉन्फ़िगरेशन करें 3d1 एंड 4s0, ये तो आपका कलर्ड होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, डीडी ट्रांजिशन होगी। Fe+3 3d हो जाएगा 5 और 4s0, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो ये भी कलर्ड होगा आपका। Mn+2 3d5 एंड 4s0, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा, ये भी कलर होगा। Zn+2 3d10 एंड 4s0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी यहां पर नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी यहां पे कलर नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कॉपर प्लस की बात करें तो 3d10 एंड 4s0, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो यहां पे भी कलर नहीं बनेगा। आगे बढ़ो। क्रोमियम की बात करें तो आएगा 3d5 एंड 4s1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी पर, कितना 5, यानी डीडी ट्रांजिशन होगा तो कलर बनेंगे आपके। तो कलर चेक करना बहुत आसान है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां कलर होगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं होगा कलर। और 3 कंपाउंड होंगे जहां पे LMCT होंगे, KMnO4, K2Cr2O7 और Fe4FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। ठीक है, चले देखें यहां पे विच आयन इज नॉट अ कलर्ड, इनमें से कौन सा कलर नहीं है। सबसे पहले Cr+3, तो क्या होगा 3d, यहां पे रह जाएंगे आपके पास 3 और 4s0, ये तो कलर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 दिख रहा है। कोबाल्ट+2 3d7 एंड 4s0, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हो जाएगा। क्रोमियम+2 तो 3d हो जाएगा 4 और 4s0, यहां भी कलर्ड है। कॉपर प्लस 3d10 एंड 4s0, यहां कलर नहीं है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कॉपर प्लस, जो कि कलरलेस है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइयर, हाइयर लिख दो यहां पे ना, हाइयर। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लास्ट लेक्चर पढ़ा चुके हैं, डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कोवलेंट बॉन्ड अच्छा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड अच्छा बनेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। चेक करना सबसे ज्यादा किसका आता है? क्रोमियम का। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलरलेस आयन, कलरलेस कौन सा दिख रहा है? सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे 3d10 एंड 4s0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, सारे डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, यहां पे ये कलरलेस होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन में एग्जिबिट सेम कलर, सेम कलर कब बनेगा? जब सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अरे ठीक है, चेक करो जरा। Fe+3 में क्या मिलेंगे? तो ये हो जाएगा आपके पास 3d5 और 4s0। Mn+2 में 3d5 और 4s0, देखो दोनों में 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया,
5 आ गया, तो यहाँ पे सेम कलर हो सकता है। कॉपर प्लस बोले तो 3d10 एंड 4s0, निकेल प्लस 2 बोले तो 3d8 और 4s0। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 2। एक कलर है, दूसरा कलर लेस है। आगे बात करते हैं। टिटेनियम प्लस 3 बोले तो 3d1 एंड 4s0, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना 1 हो गया। वेनेडियम प्लस 2 3d3 एंड 4s0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। यहां भी अलग अलग कलर होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। यहां पे आपके पास क्या होगा सेम कलर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका दोनों में सेम है। ठीक है, कॉपी करो, आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करना है टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग को एक अलग सा चैप्टर पढ़ना है, जो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस टाइप का होता है जिसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें होती है। एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और एक होता है हमारे पास लिगेंड, ठीक है, और ये क्या है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमेशा याद रखना कि ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स वाले, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखे जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए सबसे ज्यादा रोल ट्रांजिशन मेटल का होता है। मतलब ट्रांजिशन मेटल के पास बहुत ज्यादा क्षमता है कि वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना सकता है। रीजन क्या क्या होते हैं देखेंगे हम। मैं लिख रहा हूं यहां पे ट्रांजिशन metal have great tendency to form complex compound ड्यू टू, सबसे पहला रीजन होता है स्मॉल साइज। डी ऑर्बिटल की साइज क्या होती है स्मॉल होती है। स्मॉल साइज होगा तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड रीजन क्या है एबियाबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल तभी होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल अगर होगा दैट मींस वहां पे ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे। ऑर्बिटल वैकेंट होना यह भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको जरा माइंड में रखना, कॉपी करो, आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। देखो अगर ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं या ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड की बात करते हैं तो ये कैटालिस्ट के जैसा काम करते हैं। इसके पीछे क्या क्या रीजन होता है, पहले मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर compounds behaves as a catalyst in a different reaction, different reaction ड्यू टू, कारण क्या क्या होता है बाबू। सबसे पहला कारण होता है एवियाबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एवियाबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहां पे डी ऑर्बिटल क्या होते हैं वैकेंट होते हैं। ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ये तो आपको पता है। मैं ट्रांजिशन एलिमेंट
के बारे में बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1 पे। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या होगा कि ट्रांजिशन मेटल के पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की क्षमता होती है। ये भी रीजन आता है। एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। और भी रीजन क्या होंगे? तीसरा, ये रिएक्टेंट या अभिकारक से मिल करके एक इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट के कंप्लीट होने से ठीक पहले जो कंपाउंड बनता है उसको इंटरमीडिएट कंपाउंड बोला जाता है। तो रिएक्टेंट के साथ ट्रांजिशन मेटल आसानी से जुड़ता है और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मैं लिख देता हूं। टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमीडिएट विथ रिएक्टेंट से मिल करके ये इंटरमीडिएट बनाता है जो प्रोडक्ट से ठीक पहले बनने वाला कंपाउंड होते हैं। और एक पॉइंट आप ले सकते हैं, इसके मेटल लैटिस में डिफेक्ट नजर आता है। डिफेक्ट नजर आने का भी कारण है कि वो कैटलिस्ट बनेगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, परजेंस ऑफ डिफेक्ट इन देयर मेटल लैटिस। तो ये 4 रीजन है जिसके वजह से ये और इसके कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। जैसे मान लो अल्काइन है आपके पास, दिस इज अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड हो सकता है या फिर 3 बॉन्ड हो सकता है, और इसे हम लोग एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ऐसे। तो इसके लिए क्या करना होगा? हाइड्रोजन के साथ आपको रिएक्ट करानी होगी इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या आयरन। तो निकेल भी आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और आयरन भी आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैबस प्रोसेस में। हैबस प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम। आयरन कैसा बिहेव कर रहे हैं? कैटलिस्ट की तरह, आप देख सकते हो, और आयरन भी ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। जैसे SO2 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिएक्ट किया वेनेडियम पेंटा के प्रेजेंस में, तो ये बना देगा SO3। ठीक है, यहां पे वेनेडियम ये कैसा है आपका बताओ? ट्रांजिशन मेटल, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। इसलिए मैं बोला ट्रांजिशन मेटल या उसके कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? तो आपके पास ये 4 रीजन दिया गया है। कॉपी करो, फिर आगे हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई मेटल लैटिस है, ये है हमारे पास मेटल लैटिस। अभी इसके मेटल लैटिस में ये वाला जो स्पेस है ना अंदर खाली वाला, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर मेटल प्रेजेंट है, जहां पर मेटल प्रेजेंट है उसको कहते हैं बाबू लैटिस पॉइंट। दिस इज अ लैटिस पॉइंट, या फिर आप मेटल लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब बनेगा? जो ये मेटल मेटल के बीच में खाली जगह दिख रहा है ना, जिसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हो, आपको उस स्पेस को भर देना है। भर देना है, क्या करना है? भर देना है। जैसे आपने सीमेंट देखा होगा,
दो ईंट के बीच में लगाए जाते हैं। मान लो कि ये एक ईंट है और ये एक ईंट है, ये ईंट है और ये ईंट है। तो ईंट के बीच में जो खाली जगह होता है वहां पे आपको सीमेंट भर देना है। तो सीमेंट भरने के बाद वो मजबूत बन जाता है। ठीक है, तो वो जो कंपाउंड है वो एक तरह के इंटरस्टिशियल के जैसा ही बिहेव करेगा। मतलब ये है कि मेटल के बीच में जो खाली जगह है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं, वहां पे छोटे साइज के मेटल या एलिमेंट को भर दो, जिसके वजह से ये पूरा टाइटली पैक्ड हो जाए और ये हार्ड हो जाए। ठीक ना। तो अगर मैं यहां पे लिखूं एक चीज, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपोजिशन, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपोजिशन विथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि ये स्मॉल साइज है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब बनेगा? जब स्मॉल साइज के मेटल या एलिमेंट या कोई और स्पीसीज को आप इंटरस्टिशियल स्पेस पे भर दोगे। जब भरोगे तो ये पूरा पैक हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा। तो यहां पे लिख देते हैं फॉर्मेशन अकर when a small size element like carbon, hydrogen and nitrogen are trapped in the interstitial site, interstitial site of lattice। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यहां पे एग्जांपल दिया गया, आप देख सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सबसे पहला ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपोजिशन का होगा, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपोजिशन। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉपर्टीज होगी? ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, वेरी हार्ड होगा ही कि भाई खाली जगह को आपने भर दिया, तो खाली जगह जब भरा गया तो ये हार्ड बन जाएगा ना। अब वेरी हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। और साथ में ये केमिकली इनर्ट होगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पे लिख रहा हूं केमिकली इनर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज हो गई इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसको देखो और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन। देखो एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे अगर मान लो हमारे पास आयरन का लैटिस स्ट्रक्चर है, ऐसा मैं लेता हूं। ठीक है, ऐसा है। अब मैं किया कुछ ऐसा कि इसमें से किसी एक पोजीशन से आयरन को हटा दिया और इसी के जैसे साइज वाले एलिमेंट को वहां पर रख दिया। जैसे एक आयरन को हटा करके इसके जगह पे कोबाल्ट को रख दिया, क्योंकि आयरन और कोबाल्ट की साइज लगभग सिमिलर होती है। सिमिलर होगा तभी रिप्लेस करके दूसरे को रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा? ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। किसी एक पोजीशन से हमने आयरन को हटा करके और आयरन के जैसा ही सिमिलर स्पीसीज को उसके जगह पर रख दिया। ठीक है, अब जो ये बना है दिस इज एलॉय।
तो एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज्यादा मेटल को आप आपस में मिक्स करो होमोजीनियस तरीके से, लेकिन उसी मेटल को मिक्स कर सकते हैं जहां पे साइज सिमिलर हो। जैसे आयरन कोबाल्ट की साइज सिमिलर है तो इसको मिक्स करके आप एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए यहां पे ड्यू टू सिमिलर साइज मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय। और एलॉय क्या है बाबू? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 मेटल कॉल्ड एलॉय। ठीक है, सिमिलर साइज होगा तभी एलॉय बनाएंगे। जैसे कुछ एलॉय का नाम लिखा गया है ब्रास, ये कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है। ठीक है, ब्रॉन्ज कॉपर और टीन को मिलाने से बनता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील ये आयरन और क्रोमियम को मिलाने से बनता है। ठीक है, गन मेटल कॉपर जिंक और टीन को मिलाने से बनता है। और जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल के मिलाने से बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एलॉयज हो गए। इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। चलो, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, हमने आपको आज डी ब्लॉक की पूरी प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अगर कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।